वालेकुम शाह की हाल चाल है। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई सतीश शर्मा एंड वेलकम बैक टू द केटे गेमर। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो यार। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ गेमिंग। भाई गेमिंग का क्या फ्यूचर है, और उस बीच मैंने बात की थी एनएफटी के बारे में, क्रिप्टो के बारे में और ब्लॉकचेन के बारे में। उस बीच उसमें क्या था, मैंने उन्हें थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस किया था, क्योंकि अगर मैं फुल डिटेल में बताता तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता। इसीलिए आज का ये जो पार्ट 2 है उस वीडियो का, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ गेमिंग पार्ट 2, इसमें हम मेनली इन्हीं 3 चीजों पे बात करने वाले हैं कि भाई ये एनएफटी क्या है, सेकंड हम बात करेंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, थर्ड हम बात करेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइस, अब बात करें हमारे फर्स्ट पॉइंट की, तो वो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज एनएफटी। भाई ये एनएफटी क्या है, तो अपन लोग बात करते हैं। अब मेरी जो ज्यादातर ऑडियंस है वो गेमिंग की है, तो अपन गेमिंग का एक बार एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक GTA 5 की डिस्क है, ठीक है। अब वो GTA 5 की डिस्क सबके पास है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक बार को मान के चलो कि वो जो GTA 5 की डिस्क है उस उसके उसके ऊपर रॉकस्टार गेम्स के सीईओ का साइन है। और वैसा साइन सिर्फ एक डिस्क पे, ऐसी डिस्क दुनिया में और कोई नहीं है। मतलब वो नॉन फंजिबल है, वो कोई चेंज नहीं हो सकती, वो फंजिबल नहीं है, वो नॉन फंजिबल है, वो यूनिक है। चलो अब ये समझ आ गया कि नॉन फंजिबल है। पर अब ये ठीक है, तो देखो एनएफटी का जो फुल फॉर्म होता है, जैसे मैंने बताया, नॉन फंजिबल टोकन। अब नॉन फंजिबल ये जो टोकन है, टोकन कैसे लगता है नॉन फंजिबल में, तो ये दिखते हैं। अब मैंने उसे कहा कि नॉन फंजिबल है, तो अब नॉन फंजिबल में मैं कहता हूँ कि मैं ग्राफिक बनाना भी जानता हूँ, और मैं उसका बनाऊंगा ग्राफिक और उसे इंटरनेट पर अपलोड करूंगा। एक बार को मान के चलो, जैसे मैंने कहा, एक बार को मान के चलो जैसे मैंने उसे इंटरनेट पे बनाया, मुझे ग्राफिक बनाना आता है, तो अब मैं चाहे उसका कुछ भी बना सकता हूँ। मैं उसकी जीआईएफ बना सकता हूँ, या फिर मैं उसका एक जीपैग बना सकता हूँ, या फिर मैं उसकी एक इमेज बना सकता हूँ। मैं कुछ भी बना सकता हूँ और मैं उसे अपने नाम से रजिस्टर कर सकता हूँ, और मैं ये बता दूं कि ये मेरी एनएफटी है, ये मेरा नॉन फंजिबल टोकन है, ठीक है। अब उसका क्रिएटर मैं हूं, उसे मैंने रजिस्टर किया अपने नाम पे। अब मैं किसी ए बंदे को, अब मैं मान लो वो चीज बेचता हूं, और वो एनएफटी मैं मान लो 2000 रुपए में बेचता हूँ, ठीक है। 2000 रुपए में मैंने बेची उस ए बंदे को, उस ए बंदे ने खरीद ली। अब उस ए बंदे को मैंने बी बंदे को अब उस ए बंदे ने बी बंदे को वो 2000 की चीज जस्ट बांध के चलो डबल में 4000 रुपए में बेच दी, ठीक है। अब वो जो 4000 रुपए का जो 10% का अमाउंट होगा वो मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं उसका क्रिएटर हूँ, उस एनएफटी का मैं क्रिएटर हूँ। और ये होती है लॉयल्टी इनकम, और ये होता है टोकन का कमाल। इसीलिए होता है नॉन फंजेबल टोकन। अब वो जितनी बार बिकेगी ना, वो जो GTA 5 की डिस्क की एनएफटी, उसका 10% मुझे मिलेगा। अब तुम लोगों को मैं बताता हूँ, जैसे एक बीपल नाम का बंदा है, जो वर्ल्ड की सबसे महंगी जो एनएफटी बिकी है वो बिकी है $69 मिलियन में। इंडियन मनी में बताऊं तो $500, 500 करोड़ रुपीस। इतनी महंगी वो एनएफटी बिकी है, ठीक है। अब भाई क्या होता है कि वो बीपल नाम के एक बंदे ने बनाई है, वो बेची है, और हमारे इंडिया के रहने वाले मिस्टर विघ्नेश ने उसे खरीद ली। अब वो $69 मिलियन में बिकी है। और वो पता है क्या, वो एक डिजिटल आर्ट वर्क है। डिजिटल आर्ट वर्क, ये डिजिटल आर्ट वर्क क्या मतलब, एक बात को मान के चलो वो एक पेंटिंग है। अब तुम लोग कहोगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, कोई पेंटिंग लाता है तो उसे अपने घर पे लगाता है, कोई फोन में थोड़ी देखेगा उसे। तो चलो मैं मानता हूं। तो देखो इसमें क्या होता है कि भाई जो ये आर्ट है ना, आर्ट की कोई कीमत नहीं होती। आर्ट की कीमत वही होती है जो लोग डिसाइड करते हैं और बिकती है वो, जिसमें वही आर्ट की कीमत होती है। मान लो कि कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही, आपको भी अच्छी नहीं लग रही, पर दुनिया को वो चीज बहुत अच्छी लग रही है, तो ये होती है एनएफटी, ये होता है कमाल। अब वो डिजिटल आर्ट वर्क बिका है। और ऐसे ही अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जो मिस्टर जैक डॉर्सी है, ट्विटर के पुराने सीईओ, उनने अपनी ट्विटर की जो उनकी फर्स्ट ट्वीट थी, उसे उन्होंने 18 करोड़ रुपए में एनएफटी बना के बेच दिया। अब तुम लोग कहोगे कि भाई वो तो ट्विटर की ट्वीट है, वो तो पब्लिक डोमेन में पड़ी है, तो भाई वो कैसे बिक सकती है। तो यही होता है, उनने इसे एनएफटी बनाया, मतलब उनने इसे अपने नाम से रजिस्टर किया, एनएफटी बनाया, उसे का एक टोकन बनाया और उसे बेच दिया। तो भाई कुछ भी बेच सकता है। अब तुम लोग कहोगे कि भाई क्या हम भी बेच सकते हैं, ये क्या हम भी एनएफटी बना सकते हैं, तो देखो मेरा आंसर है यस।
तुम लोग बना सकते हो। अब तुम लोग कैसे बनाओगे, तुम लोग क्या करोगे, तो एक बार को देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम लोग आ जाओ गूगल पे, गूगल पे आके तुम लोग इधर ऐसे पेज पे आओ, तुम लोग स्क्रॉल डाउन करो तो सॉरी मुझे थोड़ा सा कोल्ड है तो यार, सॉरी मुझे थोड़ा सा गाइस कोल्ड है तो इग्नोर करना, खांसी है मुझे थोड़ी सी तो इग्नोर करना। फिलहाल बैक टू द टॉपिक, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई तुम लोग इधर गूगल पे आके स्क्रॉल डाउन करो और तुम लोगों को दिखेगी, तुम लोग चाहे तो crypto.com पे जा सकते हो, चाहे तुम लोग ओपन सी डॉट आईओ पे जा सकते हो, तुम लोग किस पे भी जा सकते हो। एक बार को मान के चलो मैं आ गया इधर, मैं आ चुका हूँ इधर crypto.com पर। अब crypto.com पे तुम लोग ये देख सकते हो कितनी कितनी एनएफटीज है, कितनी एनएफटीज बिक रही है, तुम लोग देख सकते हो। अब देखो तुम लोग भी इसे बना सकते हो, तुम लोग इधर अपने आप को साइन अप करके ये अपलोड कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है, तुम में टैलेंट है कुछ ऐसा बनाने का, तो तुम लोग कर सकते हो। अब तो देखो एक चीज और बताता हूँ, जो ज्यादा से ज्यादा ऑड चीज होती है ना, वो बहुत ऊंचे दामों पे बिकती है। जैसे तुम लोग इधर आके सर्च करो एनएफटी हाईएस्ट बिट्स, तुम लोगों ने सर्च किया, तुम लोग एनएफटी हाईएस्ट बिट्स सर्च किया तुम लोगों ने, तो तुम लोग देख सकते हो कि कितनी कितनी वो है। एक कैट का जीआईएफ है जो $5 लाख में बिका। अब तुम लोग कहोगे कि भाई ये कैट का जीआईएफ, ये तो नॉर्मल सा जीआईएफ है, ये कैसे बिक सकता है, तो भाई कुछ वो नहीं होता, कुछ भी बिक सकता है भाई। $5 लाख में बिक गई ये चीज, तो भाई यही होती है एनएफटी। अब बात करते हैं कि गेमिंग से कैसे रिलेट कर, अब बात करते हैं कि गेमिंग से रिलेट कैसे करता है। अब तुम कहोगे कि भाई एक बात बता, तू ये एनएफटी का हमें समझा रहा है, तो हम तो ये हमारे कैसे काम आएगा, ये गेमिंग फील्ड में कैसे काम आएगा। तो मैंने जो पहला वीडियो बताया था गाइस, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ गेमिंग, भाई गेमिंग का क्या फ्यूचर है, तो उसमें मैंने एनएफटी का बात किया था कि हाउ गेमर्स विल बिकम रिच इन फ्यूचर। भाई गेमर्स फ्यूचर में रिच कैसे होंगे, तब मैंने समझाया था कि वो एनएफटी से क्या होता है। तुम लोग वो वीडियो देख लो, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख लेना, तुम्हें पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं, एनएफटी की बात हो गई, अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। भाई क्रिप्टो करेंसी क्या है, अब तुम लोगों ने नाम सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी तो तुम लोगों ने जानते भी होंगे कि जैसे तुम लोग जानते हो बिटकॉइन, डॉजकॉइन, इथेरियम एक्सेट्रा, ये होती है क्रिप्टो करेंसी। बट ये एक्चुअल में क्या है भाई, ये तो एक डिजिटल करेंसी है, तो ये क्या है, तो अपन इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो अब जैसे जो एनएफटी की ज्यादातर ट्रांजैक्शंस वगैरह होती है, या फिर जो आज के टाइम में ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है, ये होती है एक डिजिटल करेंसी, और ये जो करेंसी है एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। डी सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी सी खांसी है तो यार इग्नोर करना। फिलहाल अब बात करते हैं ये क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज करेंसी कैसे है। तो देखो एक बात को मान के चलो, जो हमारे पास इंडियन मनी में या इंडियन रुपए मान लो, अमेरिकन डॉलर मान लो, कुछ भी मान लो, तो एक बार को मान के चलो हमारे पास, मेरे पास 2000 रुपए है, हमारे पास 2000 रुपए का नोट है, ठीक है, वो चल रहा है, हम लोग मार्केट में उसे यूज करते हैं। पर एक बार को मान के चलो अगर इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया 2000 के नोट पे, उसे बंद कर दिया, तो क्या होगा, उस 2000 की नोट की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, तो और वो बंद हो जाएगा। पर अगर एक बार को मान के चलो तुम्हारे घर में है गोल्ड, तो क्या गवर्नमेंट कभी गोल्ड पे बैन लगा सकती है, नहीं, उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी, चाहे कुछ हो जाए, गोल्ड की वैल्यू हमेशा रहेगी। तो जो क्रिप्टो करेंसी होती है, ये एक तरह से ऑनलाइन वर्ल्ड का गोल्ड है ये, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी। बट ये डिसेंट्रलाइज करेंसी तू इसे कैसे कह रहा है, तूने हमें सेंट्रलाइज समझाया कि भाई ये गवर्नमेंट का होता है, तो भाई डिसेंट्रलाइज गाइस देखो, ये डिसेंट्रलाइज करेंसी ऐसे होती है कि अगर तुम लोग मान के चलो तुम्हारे पास बिटकॉइन है और तुमने वो किसी को ट्रांसफर किया, तो तुम्हारे बीच में ये बैंक नहीं आएगा, इसके पूरी तरीके से तुम ही इसे वेरीफाई करोगे और पूरी तरीके से तुम ही इसे देखोगे। तो ये होती है क्रिप्टो करेंसी। अब ये क्रिप्टो करेंसी तुम कहोगे कि भाई क्रिप्टो करेंसी तू कैसे कह सकता है कि तुम ही करोगे, और ये सेफ कैसे, तो भाई उसके बीच में आती है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले हम क्रिप्टो का ही और देखते हैं। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, ये नोट्स की तरह, मतलब जैसे अमेरिका के डॉलर है, इंडिया के मनी है, जापान की येन है, मतलब किसी भी कंट्री की जो करेंसी है ना, ये उस करेंसी की तरह अनलिमिटेड नहीं है, मतलब वहां की गवर्नमेंट जितने चाहे उतने नोट छाप सकती है।
पर ये वैसा नहीं है। एक बार कोई मान के चलो कि बिटकॉइन के गिने चुने वो बने कॉइन्स, सिर्फ 21 मिलियन ही कॉइन्स बने बिटकॉइन के। तो ये होती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी लिमिटेड करेंसी है और आगे आने वाले टाइम में सिर्फ तुम लोग ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हो। अब जैसे कई कई कंट्रीज में तो अब इसे एज अ मनी एक्सेप्ट करने लगे, मतलब तुम इसे बेच के इससे इससे बेच के कुछ भी खरीद सकते हो। जैसे मयामी, जैसे अमेरिका की मयामी मान लो, तो उसमें वो चलता है। अमेरिका की मायामी मान लो, उसमें चलता है। अमेरिका में ये करेंसी लीगल और चलती है। ऐसी कई कई वर्ल्ड्स में, कई वर्ल्ड्स में तो सॉरी वर्ल्ड्स की कई कंट्रीज में ये करेंसी लीगल है। अब तुम लोग कहोगे कि क्या भाई ये इंडिया में लीगल है? तो यस गाइस, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में टोटली लीगल है। अब बात करते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी की तूने बात बता दी, अब बात बताइए सेफ कैसे? तो अपन बात करते हैं ब्लॉकचेन की, अपन बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये नई आई है जो कि इन क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर रखने का काम करती है। और ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को ही सिक्योर नहीं करती है, सिक्योरिटी सेफ नहीं रखती है, ये आगे आने वाले टाइम में बहुत चीजों के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम आ सकती है। अब सॉरी गाइस, मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे कोल्ड है तो जस्ट इग्नोर इट। फिलहाल बात करते हैं कि भाई ये ब्लॉकचेन क्या है। तो देखो ब्लॉकचेन में ब्लॉकचेन दो वर्ड से मिलकर बना, पहले देखते हैं। तो ब्लॉकचेन जो वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना। तो एक बना ब्लॉक और चेन, मतलब ब्लॉक्स की चेन। अब ये जैसे जो ब्लॉक्स होते हैं, तो ये ब्लॉक्स तीन चीजों से मिलकर बनते हैं। अब एक बार को मान के चलो कि मैंने किसी को बिटकॉइन भेजा 50 रुपए का, ठीक है। अब वो जो 50 रुपए का मैंने बिटकॉइन भेजा, किसी बंदे को ट्रांसफर किया, तो अब वो कोई कैसे कहेगा कि भाई ये तू एक ही भेजा, और ये किसी को पता कैसे चलेगा? और क्या गारंटी है कि मैंने एक ही भेजा? तो उस सब की चीज मेंटेन होती है ब्लॉकचेन में। ब्लॉक एक जैसे जब किसी को तुम भेजते हो ना बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में, जब तुम लोग ट्रांजैक्शन करते हो, तब एक पूरा लेजर लिखा जाता है, और वो लेजर लगता है ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन के जो ब्लॉक्स होते हैं वो तीन चीजों से मिलकर बनते हैं। एक बनता है उस लेजर से, दूसरा बनता है एक तुम्हारे फिंगरप्रिंट से, तीसरा बनता है तुम्हारी और डिटेल से। तो ये तीन चीजों से तुम्हारे मिलके बनता है ब्लॉक। और ऐसे अलग अलग लेजर्स बनते रहते हैं तुम्हारे अंदर। मान लो तुमने एक भेजा, फिर तुमने किसी दूसरे को भी वो भेज दिए, तुमने किसी दूसरे को भी ट्रांजैक्शन किया, एक लेजर और बनता है, और ऐसा एक ब्लॉक और बनता है। और मान लो वो जो पुराना वाला ब्लॉक था, वो दूसरा ब्लॉक उस ब्लॉक से कनेक्टेड होता है। और ऐसे कर करके जितनी भी ब्लॉकचेन होती है आपस में एक ब्लॉक से कनेक्टेड होती है, सारे ब्लॉक से कनेक्टेड होती है। अब तुम कहोगे कि भाई ब्लॉकचेन आपस में जब कनेक्टेड है, तो एक बार तो बात बता, अगर कोई हैकर घुसा इसमें, तो हैकर तो अगर एक ब्लॉक को भी उसने हैक कर लिया, क्रैक कर लिया, और तो भाई एक बात बता, फिर तो वो सारी ब्लॉक्स को हैक कर सकता है। तो देखो अब इसमें बात करते हैं। तो ब्लॉकचेन में जैसे अगर कोई हैकर घुसा और उसने एक ब्लॉक को भी कोशिश की, तो उस टाइम क्या होता है, फिर वो सारे जो ब्लॉक्स है उनके फिंगरप्रिंट्स चेंज हो जाते हैं, और वो सारी ब्लॉकचेन खराब हो जाती है, वो सारे ब्लॉक्स खराब हो जाते हैं। और इस टाइम में क्या होता है कि हैकर ट्रैक हो जाता है और हैकर पकड़ा जाता है उसमें। इसीलिए सिक्योरिटी बहुत अच्छी है ब्लॉकचेन की। अब बात करते हैं कि भाई ये ब्लॉकचेन संभालता कौन है, कौन संभालता है ये ब्लॉकचेन? तो देखो ब्लॉकचेन क्या होता है, कोई एक एक बंदा नहीं संभालता। ब्लॉकचेन कई सारे कंप्यूटर्स में रखी जाती है, सिक्योर रखी जाती है। अब जैसे अगर मान के चलो कोई ब्लॉकचेन एक कंप्यूटर संभालता, तो उसका जो बंदा होता वो तो उसमें चेंजेस करके वो अपना फायदा कर सकता था, वो हैकर बन जाता। तो इसीलिए क्या होता है, जब ये ब्लॉकचेन बनती है तो ये कई कई कंप्यूटर्स में सिक्योर रखी जाती है। अब जैसे ही कंप्यूटर्स में सिक्योर रखी जाती है, जो लोग अपने सिस्टम को लगाते हैं काम पे, उन्हें कहा जाता है माइनर्स। और इन माइनर्स को इससे क्या फायदा होता है, ये अपन बात आगे करते हैं। तो देखो जो ब्लॉकचेन होती है, तुम लोग जैसे उसे रखते हो, तो क्या होता है उसमें कि वो सारे तो कंप्यूटर्स में जाता है, मैंने जैसे कहा, और उन्हें कहा जाता है माइनर्स। तो अब तुम लोग कहोगे कि भाई एक बात बता कि तूने कहा कि इतने सारे में जाता है, तो ये प्राइवेसी का रहेगी हमारी।
ये तो इतने सारे कंप्यूटर्स में जब ये जाता है, ब्लॉकचेन इतने सारे कंप्यूटर्स में सेव होती है, एक कंप्यूटर में सेव नहीं होता, ये इतने सारे कंप्यूटर्स में ब्लॉकचेन सेव होती है। तो एक बात बता, हमारी प्राइवेसी कहाँ रह गई? हमारी तो कोई प्राइवेसी नहीं रह गई। तो इस बारे में बात करते हैं। तो देखो, जैसे एक बार को मान के चलो कोई ईमेल है, तुम लोगों ने किसी को एक अपनी ईमेल सेंड की, अब तुम लोगों ने उसे अपनी ईमेल सेंड की, अपनी ईमेल का पासवर्ड सेंड नहीं किया उसे, तुम लोगों ने किसी को मेल भेजी तो तुम लोगों ने उसे अपनी ईमेल भेजी, किसी को अपना पासवर्ड नहीं दिया। तो यही होता है कि ब्लॉकचेन में तुम लोगों का ऐसे डायरेक्ट शो नहीं होता कि रामू ने शामू को 50 रुपए का बिटकॉइन भेजा, ऐसे सिक्योर नहीं होता है। वो पूरा एक कोड लैंग्वेज में सिक्योर होता है, एक पूरा रैंडमली कोड दिया जाता है। मान लो जैसे मैंने दे दिया एक जीमेल का जैसे वो दू तो 321784@gmail.com, एक तरह से ऐसा ही कोड बनाया जाता है ब्लॉकचेन में, जिससे वो सिक्योर रहता है। मतलब जो यूजर होता है, जिस रामू, जैसे जो रामू है जिसने भेजा, उस रामू का नाम तक नहीं आया, नाम तक नहीं होता, वो एक कोड में बनता है। तो यही होता है ब्लॉकचेन। अब जैसे मान के चलो कि जो ब्लॉकचेन का वो एक चीज फायदा और होता है कि जैसे रामू ने शामू को एक बिटकॉइन भेजा, ठीक है, रामू के पास पहले से 2 बिटकॉइन थे, रामू ने शामू को 1 बिटकॉइन भेजा तो शामू के पास भी 1 बिटकॉइन हो गया, ठीक है। पर अब बात करते हैं कि इससे सॉरी, तो अब बात करते हैं कि भाई ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि क्या पता रामू तो शो कर रहा है कि उसके पास सिर्फ 2 बिटकॉइन है और उसने 1 बिटकॉइन शामू को दे दिया, पर क्या पता रामू रामू के पास कई सारे बिटकॉइन पहले से पड़े हो। तो अब उसे देखते हैं। तो देखो, जो बिटकॉइन होता है, जैसे आप किसी को ये बंदा किसी भी बंदे को ट्रांसफर करता है, तो किसी तो क्या होता है, आपकी जो जैसे आपने बिटकॉइन भेजा तो आपके पास कितने बिटकॉइन है और आपकी पुरानी जो ट्रांजैक्शन फाइल्स होती है वो सारी चेक की जाती है। प्लस क्या होता है कि वो जो आप भेजते हो किसी बी बंदे को आपने बिटकॉइन भेजा, किसी ए बंदे ने किसी बी बंदे को, तो उस बी बंदे के पास भी चेक किया जाता है कि उसके पास पहले से कितने बिटकॉइन है, उसके पास बिटकॉइन है भी कि नहीं। और ये सारी जो चेकिंग होती है, विद इन द फ्यू सेकंड्स में ये सारी चेकिंग होती है और ये ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ये होता है ब्लॉकचेन। अब बात करते हैं कि मैंने माइनर्स का कहा ब्लॉकचेन में, कि भाई ब्लॉकचेन में जो सिक्योर रखते इतने सारे जो कंप्यूटर्स लगे रहते हैं काम पे, अपना सिस्टम जो लोग लगाते हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें क्या फायदा होता है इससे? तो उन्हें फायदा इससे ऐसे होता है कि जो माइनर्स होते हैं ना, उन लोगों को ये काम करने पे रिवॉर्ड मिलता है, और वो जिस क्रिप्टो करेंसी में ये काम करते हैं उसी करेंसी के तौर पे उन्हें एज अ वो कॉइन मिलता है। तो ये उनका फायदा होता है, और उनका मतलब एक तरह से उन्हें ये रिवॉर्ड मिलता है, और अगर वो लोग अपने इस काम में गलती करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट भी मिलती है इस चीज की। ये होता है ब्लॉकचेन। और एक बार को लास्टली और बात करते कि जैसे हैकर का बात किया था, तो अब बात करते कि भाई एक बात बता, कई सारे लोग कंप्यूटर में लगे, चल तूने ये भी कह दिया कि वो सब कोड में सिक्योर होते हैं, पर एक बात बता, कई सारे कंप्यूटर में से अगर कोई एक कंप्यूटर वाला भी ये काम करता है, तो देखो क्या होता है, कई सारे कंप्यूटर वालों में से जो एक कंप्यूटर वाला भी अगर मान लो हैकिंग करके हमारी ब्लॉकचेन में घुसना चाहेगा ना, तो क्या होता है उसमें कि जो जो बाकी कंप्यूटर्स है उनके पास भी ये मैसेज चला जाएगा, और जो एक बंदा होगा वो जो हैक करना कर रहा होगा, सबको ये बात पता चल जाएगी कि ये बंदा है घर पर, तो उस बंदे को वही किक आउट कर दिया जाएगा। जैसे कहा कि ये माइनस को रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी मिलती है, तो उसे हुआ जाएगा वो पनिश। मतलब एक तरह से जो ब्लॉकचेन है उसको करेंटली हैक करना, क्रैक करना इम्पॉसिबल है। ब्लॉकचेन काफी, जैसे क्या है ना, रिलायबल एक टेक्नोलॉजी है, और आरबीआई के जो गवर्नर है उनने ये बात खुद कही है कि ब्लॉकचेन काफी रिलायबल टेक्नोलॉजी है। और बात करें तो देखो भैया, कई कई कंट्रीज में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल इलेक्शन के टाइम्स में भी हुआ है। अब तुम लोग कहोगे कि इलेक्शन के टाइम्स में कैसे हुआ है? तो हम लोग जैसे वोट देने जाते हैं, तो वोट जब हम देते हैं हमारा नाम आता है, सब आता है, तो ये ब्लॉकचेन में होता है कि वोट्स की कोई पार्टी वाला वोट्स चेंज करके अपने वोट्स ज्यादा ना कर ले, कोई जो इलेक्शन फाइट कर रहे होते लोग वो ऐसा ना कर ले, इसीलिए ब्लॉकचेन रखी जाती है कि ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी होती है, और उसमें ऐसे सारे लोगों के कोड्स ऐसे लोगों के सारे कोड होते हैं, और उसमें दिखता है कि भाई
ये ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब ये इसने इस बंदे को दिया है। तो ब्लॉकचेन काफी, जैसे कहे ना, एक रिलायबल चीज है, काफी सिक्योर सिक्योर चीज है, और काफी लोग इस पे मान रहे हैं। और ये जो क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी और ब्लॉकचेन होगा ना, ये होने वाला है फ्यूचर। अब ये जो गेमिंग से ये लोग कैसे रिलेट करते हैं, तो तुम लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, तुम लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल यही थे क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी और ब्लॉकचेन के बारे में। सो गाइस, बस ये वीडियो आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को ये सारे जो मैंने समझाने की कोशिश की है एनएफटी, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में, वो तुम लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो देखते देखते बोर होगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो देखते देखते बोर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। और तुम ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियो अक्सर देखना चाहते हो, गेमिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अक्सर देखना चाहते हो, तो यह क्या कर रहे हो, जाओ इस चैनल पे सब्सक्राइब ठोक डालो। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बूम।